विवेक ने अशोक को बताया कि वो अवनी से शादी करना चाहता है, लेकिन अशोक ने उसे चेतावनी दी और मना किया। आदेश ने अनन्या को चिट्ठी काटी थी। जब अवनी आदेश को डांटने गई तो आदेश का बर्ताव देखकर वो हैरान रह गई। विघ्नेश सिर पर तौलिया रखकर बैठ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर आशिका यहाँ आ गई तो वो बहुत गंदा सुनाएगी। वो कहेगी, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते, क्या खाक काम करते हो तुम? आदेश ने अपनी रौबीली आवाज में चिल्लाया, अब तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? यहाँ सब तुम्हें लाड़ प्यार करते हैं तो इस छोटी सी उम्र में ही तुम्हारा घमंड बढ़ गया है क्या? विल यू प्लीज क्वाइट? आदेश के चिल्लाते ही अनन्या का रोना बंद हो गया। वो सिर्फ चुप नहीं हुई बल्कि आर्यन के कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। आर्यन बहुत गुस्से में आदेश को घूर रहा था। आर्यन ने आदेश से कहा, तुम भी तो एक बच्चे ही हो, फिर इस छोटी बच्ची से इतनी कड़वाहट से क्यों बात कर रहे हो? इसे देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? देखो कैसे रो रही है। आर्यन ने अनन्या के सिर पर चूमा। आदेश ने अकड़ दिखाते हुए कहा, इसे रोने के लिए किसने कहा था? मैंने तो बस हल्का सा चिट्ठी काटी थी, उसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नौटंकीबाज कहीं की। अभी से इसे आदत हो गई है कि सबका ध्यान बस इसी पर रहे, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। उसने अनन्या पर फालतू का इल्जाम लगाया। अनन्या और ज्यादा सुबक सुबक कर रोने लगी। आर्यन ने उसके सिर को सहलाया और कहा, कुछ नहीं हुआ बेबी, तुम मत रो। मैंने कहा ना, हम अपने कमरे में चले जाएंगे। ये सब गंदे लड़के हैं। तुम मत रो मेरी जान, सुबकना बंद करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। उसने अनन्या के सिर पर होठ रखे। उसे ना जाने कहां से इतना गुस्सा आ गया था। उसने अपने हाथ में पकड़े खिलौने को बिना देखे जोर से फेंक कर मारा। वो खिलौना सीधे विघ्नेश के सिर पर जाकर लगा। खिलौने का नुकीला हिस्सा विघ्नेश के माथे में चुभ गया और वहां से टप टप खून बहने लगा। विघ्नेश चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, खून! बाप तो बुलेट से गोली मारता है और ये बेटा खिलौने से मार रहा है। भाई, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी जान की कोई गारंटी नहीं है। मेरे बीवी बच्चों को छोड़ो यार, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम लोग जानो और तुम्हारी शादी जाने। वो इस तरह बड़बड़ाने लगा। अवनी दौड़कर आदेश को मारने झपटी, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। विवान ने कहा, उसे मारने की हिम्मत कहां से आई तुम्हारी? बिहेव योरसेल्फ अवनी। तुम्हें याद होना चाहिए कि उसे मारने से पहले मैं उसके साथ हूँ। अच्छा हुआ कि विघ्नेश की बातें विवान के कान में नहीं पड़ी थी। ये सुनकर अवनी ने गुस्से में कहा, शट अप विवान, तुम्हें पता है उसने अभी क्या किया? गुस्से में उसने विघ्नेश भैया पर खिलौना फेंक कर मारा। देखो कितना खून निकल रहा है। वो बहुत घबरा गई थी। विवान ने आराम से पूछा, जिंदा है ना? ऊपर तो नहीं पहुंच गया? उसने मजाक उड़ाया, जिसे सुनकर विघ्नेश को बस हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया था। ओके। विवान ने आराम से पूछा, जिंदा है ना? ऊपर तो नहीं पहुंच गया? उसने मजाक उड़ाया, जिसे सुनकर विघ्नेश को बस हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया था। विघ्नेश को तेजी से आकर फर्स्ट एड दे रही लावण्या को उसने पीछे धकेल दिया। वो गुस्से में विवान के पास गया और बोला, अबे मैं तेरा दोस्त हूँ, याद है कि भूल गए? देखो कितना खून बह रहा है। इस उम्र में ही इसे इतना गुस्सा आता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इसे कुछ कहने के बजाय मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मरा क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर जमीर नाम की चीज है या नहीं? वो विवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि माहौल काफी गंभीर था, लेकिन विघ्नेश के पूछने के अंदाज को देखकर सबको हंसी आ गई। विघ्नेश की ये बात सुनकर कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, विवान के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अभिषेक हंसते हुए आया और विघ्नेश को खींचकर ले गया। अभिषेक ने कहा, अरे पागल, इसके सामने जाकर जमीर की बात कर रहा है। पहले चुपचाप बैठकर फर्स्ट एड करवा। तूने मेरा सिर फोड़ा था ना, इसीलिए भगवान ने तुझे ये सजा दी है। फिर सब मिलकर विघ्नेश के सिर पर पट्टी करने लगे। आदेश यहाँ हो रही किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार आर्यन और अनन्या को ही घूरे जा रहा था। विवान उसके पास आया और उसने प्यार से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? इट्स नॉट गुड। आदेश ने विवान की बात का जवाब देने के बजाय कहा, आप पहले जाकर अनन्या को उस लड़के से वापस लो। जैसे जैसे विवान अनन्या के पास जाने लगा, वो और ज्यादा आर्यन के कंधे में छिपने की कोशिश करने लगी। शांत स्वभाव के आर्यन के साथ रहने की आदी हो चुकी अनन्या का चेहरा साफ बता रहा था कि उसे इस माहौल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
विवान के पास पहुंचते ही आर्यन ने कहा, इट्स नॉट गुड चाचा, वो लोग बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, उन्हें समझाइए ना, देखिए बच्ची कैसे सुबक कर रो रही है। विवान ने कुछ नहीं कहा और बच्ची को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अनन्या ने आर्यन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। विवान कुछ बोलने ही वाला था कि आदेश तेजी से आगे आया और उसने अनन्या का हाथ झटके से आर्यन की शर्ट से हटा दिया। विवान ने आदेश को घूरा तो आदेश ने भी पलटकर उसे वैसे ही घूरा जैसे कह रहा हो कि मैं भी आपसे कम नहीं हूं। विघ्नेश का फर्स्ट एड पूरा करने के बाद बाकी लोग वहां चल रहे ड्रामे को देख रहे थे। विघ्नेश ने पुष्कर, अभिषेक, मीरा और लावण्या से कहा, भाई हम लोग यहाँ फालतू कबाब में हड्डी बने हुए हैं, इससे पहले कि कोई और चीज आकर सिर पर गिरे, चलो यहाँ से निकलते हैं। वे सब वहां से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ अवनी, विवान, आदेश और आर्यन थे, क्योंकि अनन्या आर्यन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। विष्णु पहले ही ये कहकर चले गए थे कि राजेश्वरी बुला रही हैं, इसलिए कमरे में सिर्फ यही लोग बचे थे। विवान ने आदेश से पूछा, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है बेबी, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? आदेश हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। उसे पूरा भरोसा था कि उसका पिता आखिरकार अनन्या को उसे दिला ही देगा जो उसे चाहिए। विवान फिर आर्यन के पास गया और पूछा, आर्यन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम मानते हो ना कि अनन्या मेरे पास सेफ रहेगी? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने उसके कान के पास चूमा, जिससे आदेश को बहुत गुस्सा आया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अवनी भले ही विवान से नाराज थी, लेकिन आदेश की इस हरकत से वो समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आदेश के सामने घुटनों के बल बैठी और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? आदेश ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, आई नीड अनन्या। जब आर्यन से अनन्या को अलग कर दिया गया तब विवान ने आर्यन से कहा, थैंक्स। ना जाने क्यों ये सुनकर आर्यन की आंख से एक आंसू टपक गया। उसी वक्त सीता सबके लिए जूस बनाकर लाई थी। वहां किसी को ना पाकर उसने दूसरों को देखा। अपने बेटे को आंखें नम किए खड़े देखकर वो घबरा गई। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, आंखों में आंसू क्यों है? आर्यन ने फौरन बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस आंख में कुछ डस्ट चली गई थी। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसे उसने इतने दिनों से अपनी बाहों में संभाल कर रखा था, उसे वो थोड़ी देर के लिए भी किसी और को नहीं दे पा रहा था। अवनी एक बार फिर विवान से लड़ने लगी। उसने अनन्या को आदेश की गोदी में देना चाहा, लेकिन आदेश ने उसे नहीं लिया। आदेश बेड पर लेटते हुए बोला, आप ही इसे संभाल कर रखिए, मुझे सोना है। वहां खड़े विवान और अवनी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अनन्या भी रोते रोते थक कर सो चुकी थी। विवान ने चुपके से अनन्या को अपने बेटे के पास लेटा दिया। विवान अवनी के करीब आया और पूछा, क्या सब खत्म हो गया? अवनी ने ना में सिर हिलाया और ना जाने क्या सोचकर उसने विवान को गले से लगा लिया। शायद विवान को भी इसी की जरूरत थी। उसने भी उसे कसकर थाम लिया। आदेश का अड़ियल और पॉजेसिव बर्ताव देखकर सब हैरान रह गए। इधर विवान ने अवनी को संभालते हुए गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अवनी ने ना जाने क्या सोचकर विवान को कसकर पकड़ लिया। वो लंदन से यहाँ आने के बाद अपनी शादी के बारे में रंजीत से बात करके कोई फैसला लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ आते ही घर की शादी वाली सजावट देखकर उसका दिल बैठ गया था। इसी मानसिक तनाव में उसने विवान को कसकर भींच लिया। विवान को भी शायद इस सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने भी अवनी को बाहों में जकड़ लिया। अवनी की आंखें आंसुओं से भरी थी। विवान ने उसे दूरी बनाते हुए कहा, यह सिर्फ दिलासा देने के लिए एक हक था, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तुम तो वैसे भी मुझे हमेशा ही गलत समझती हो ना, अब इसे भी गलत मत समझ लेना। वो समझ गया था कि अगर वो थोड़ी देर और वहां रुका तो हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए विवान तेजी से वहां से बाहर निकल गया। वहां घर के लड़के सीरियस होकर आपस में बात कर रहे थे। विवान उनकी तरफ देखे बिना सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे जाता देख विघ्नेश अपना माथा सहलाते हुए बोला, भाई मानना पड़ेगा, वो बिल्कुल विवान की तरह ही बड़ा हुआ है। क्या गजब का मारा है उसने।
पुष्कर ने हंसते हुए विघ्नेश की टांग खींची। वैसे सीन बड़ा जबर था भाई। है, ऐसा सीन तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। विघ्नेश ने पलटकर जवाब दिया। हाँ भाई, सही कहा। मैंने भी किसी फिल्म में ऐसा सीन नहीं देखा था जहां कोई टूटी नाक लेकर एलियन की तरह घूम रहा हो। ये भी कुछ अलग ही था। वहां सब जोर से हंस पड़े। आर्यन घूमकर वापस उसी तरफ आ रहा था। विघ्नेश ने उसे आवाज दी, ओए दूल्हे राजा, जरा इधर आ। आर्यन गुस्से में वहां आकर बैठ गया। विघ्नेश ने पूछा, भाई तू इस वक्त इतने गुस्से में क्यों है? तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? आर्यन तब भी चुप रहा। पुष्कर ने फिल्मी अंदाज में उससे पट्टी वाले घाव को छूकर कहा। तुझे क्या बुरा लगा? असली दर्द तो मुझे हो रहा है। आर्यन ने कहा, जब वे लोग बच्ची को मांग रहे थे तब आपको क्या कहना चाहिए था? आपको बोलना चाहिए था ना कि बच्ची आर्यन के पास ही रहेगी। आपने देखा नहीं कि वो कितना रो रही थी? विघ्नेश ने हैरान होकर पूछा। भाई मुझे इतने दिनों से पता ही नहीं था। तुझे मेरी बेटी से इतना लगाव है? आर्यन ने लावण्या को बीच में घसीटते हुए कहा। तो और क्या, वो मेरे साथ ही तो रहती है। जब आप लोग विदेश जा रहे थे और मामी को हॉस्पिटल भेजा था तब मैंने ही तो बच्ची को संभाला था। क्यों लावण्या अक्का, मैं सही कह रहा हूं ना? लावण्या ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वहां मौजूद लोगों ने उससे पूछा, ए लावण्या, तूने कभी नहीं बताया कि तू विवान के साथ कब से मिल गई? तू तो उसे देखते ही भड़क जाती थी, कहती थी कि उसका मुंह भी नहीं देखना। आज उसके साथ जोड़ी बनाकर खड़ी है, क्या चक्कर है? लावण्या ने जवाब दिया, ये एक लंबी कहानी है। इतने दिनों से मैं ही विवान को नहीं समझ पाई और उसके बारे में गलत सोचती रही। अब हम दोनों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। वैसे अगर हम जोड़ी बनाकर खड़े हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तो अगले ही मुहूर्त में शादी भी कर सकते हैं। ये सुनकर ही पुष्कर का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी वहां से अवनी गुजरी, जिसे देखकर लावण्या ने जानबूझकर ये बात कही थी। अवनी ने लावण्या को घूर कर देखा और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर लावण्या हंसने लगी। पुष्कर खिसियाते हुए लावण्या के पास आया और बोला, अच्छा तो तूने उसे आता देखकर जानबूझकर ये सब कहा था? लावण्या ने कहा, तो और क्या, विवान इतने अच्छे हैं पर वो ये बात समझे बिना उस एलियन जैसे मुंह वाले से शादी करने जा रही है। ये देखकर गुस्सा नहीं आएगा क्या? मीरा ने लावण्या की बात सुनकर टोकते हुए कहा, तुझे याद है ना कि इतने दिनों तक तू भी उस भले आदमी को कोस रही थी, और तुझे वो विवेक एलियन जैसा क्यों लगता है? वो कितना हैंडसम और तंदुरुस्त है। मीरा की ये बात सुनकर अभिषेक को जलन होने लगी। उसने तुरंत मीरा की कमर पर चुटकी काटी और उसके कान में फुसफुसाया, मैं ये नहीं देखूंगा कि यहाँ कौन कौन बैठा है। अगर उठाकर ले गया ना तो वहां जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा बीवी, इसलिए जुबान संभाल कर बात किया कर, समझी? दूसरी तरफ पुष्कर ने लावण्या से कहा, चलो अवनी को जलाने के लिए तुमने ये सब कहा तो ठीक है, पर मुझे अभी एक किस चाहिए। लावण्या ने शर्माते हुए कहा, पागल है क्या? यहाँ सब लोग बैठे हैं, मैं कैसे दे सकती हूँ? और तूने देखा नहीं मेरे भाई को कितनी चोट लगी है? पुष्कर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या ये हमदर्दी जताने का वक्त है? मैं तुझसे 2 दिन दूर रहा और नाक पर चोट खाकर वापस आया हूँ। क्या मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा? लावण्या ने इधर उधर देखा और झट से पुष्कर के गाल पर एक किस कर दिया। रंजीत अपने कमरे में बैठे थे। तभी राजेश्वरी जी वहां आई और बोली, ओए ज्योतिषी जी आए हैं, जल्दी बाहर आओ। विष्णु वहां बैठकर उनसे बात कर रहे हैं। रणजीत जब बाहर पहुंचे तो ज्योतिषी कह रहे थे, अब से 2 दिन बाद एक शुभ मुहूर्त है। अगर शादी करनी है तो इसी मुहूर्त में करनी होगी। इसके बाद सीधा 3 महीने बाद ही बड़ा मुहूर्त आएगा। सुनते ही रणजीत ने विवान को फोन लगाया। विवान ने फोन नहीं उठाया। वो अपने कमरे के सीक्रेट रूम में अवनी की चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। विवान ने अवनी की तस्वीर वाले तकिए को गले लगाते हुए कहा, आई मिस यू। अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सब झंझट ही नहीं होता। देखा उसे कितना गुस्सा आता है। वो तकिए को चूमते हुए आगे बोला, खैर छोड़ो, तुम तो मुझे भूलकर अपने उस जिगरी दोस्त से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो ना? चाहे जो भी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। विवान ने उस तकिए से दोबारा कहा, देखो मैं कितना पागल हो गया हूं। अगर मैं ये सब किसी को बताऊंगा तो बाहर कोई यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन यहां आते ही मेरा दिल उड़ने लगता है।
मुझे हर तरफ सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है। मैंने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा है। उसने अपने सीने पर बने टैटू को देखा। विवान ने अपने सीने पर अवनी की तस्वीर का एक बड़ा सा टैटू गुदवा रखा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। इसी पागलपन की वजह से ये सारी गलतियां हुई थी। अगर उसने शुरुआत में ही जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो कहानी आज इस मोड़ पर नहीं पहुंचती। उसका फोन लगातार बज रहा था। विवान ने झुंझलाकर फोन उठाया और कहा, क्या बात है मामा? रणजीत ने कहा, ज्योतिषी जी शादी की तारीख निकालने के लिए आए हैं। तुमने ही तो कहा था कि तुम आगे रहकर मेरी बेटी की शादी करवाओगे, इसीलिए बुला रहा हूं। आ रहे हो क्या? विवान ने फौरन कहा, बस 10 मिनट मामा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। रणजीत ने सवाल किया, तुम इस वक्त कहाँ हो? विवान ने जवाब दिया, कहाँ रहूंगा, अपने कमरे में ही हूं। रणजीत असल में विवान के कमरे के अंदर ही खड़े थे। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या तुम सच में कमरे में ही हो विवान? विवान ने अंदर से कहा, हाँ हाँ, बस आ गया। जैसे ही विवान सीक्रेट रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि रणजीत की नजर उस गुप्त कमरे पर पड़ चुकी थी। विवान बिना घबराए रौब से बोला, शायद मैं दरवाजा लॉक करना भूल गया था, पर क्या आपको बिना पूछे अंदर आना चाहिए था? रणजीत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गए। विवान भी बिना किसी घबराहट के रास्ते से हटकर खड़ा हो गया। उसने सोच लिया था विवान भी बिना किसी घबराहट के रास्ते से हटकर खड़ा हो गया। उसने सोच लिया था कि अब जब सब सामने आ ही गया है तो डरना कैसा। रणजीत ने कमरे के अंदर जाकर जब अवनी की ढेर सारी तस्वीरें देखी तो वो दंग रह गई। वो मंत्रमुग्ध होकर कमरे को देखने लगे। वहां लगी तस्वीरें उन्हें हैरान कर रही थी। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है विवान? विवान ने अपनी भारी और दमदार आवाज में कहा, ये मेरी पत्नी अवनी है। मेरी एक गलती की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई मामा। आप तो जानते ही हैं ना, क्या आपको उसकी तस्वीरें याद नहीं है? वो रणजीत के सब्र का इम्तिहान ले रहा था।